Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. Guys, थोड़ी साइंस की क्लासेस ले लेती हूँ आज आपकी. एक्चुअली पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि विंग एक रेयर ब्लड ग्रुप कैरी करता है. ये कोई मिथ नहीं है जो मैंने फैन फिक्शन के लिए बनाई है. एक्चुअल में ये रियलिटी है. इस दुनिया में 43% ऐसे हैं जो ये ब्लड ग्रुप कैरी करते हैं और उसे गोल्डन ब्लड ग्रुप कहा जाता है. ये ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा रेयर है. सोचिए, दुनिया में सिर्फ 43% हैं जो ये ब्लड ग्रुप कैरी करते हैं और ये इतना रेयर होने की वजह से ही इसे गोल्डन ब्लड ग्रुप कहा जाता है. अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल चेक कर सकते हैं. सो बहुत हो गई ज्ञान की बातें. लेट्स स्टार्ट आवर फैन फिक्शन. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 18th एपिसोड है. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग को ब्लड की कमी थी और उसका ब्लड ग्रुप रेयर था, जिस वजह से वो मिलना बहुत मुश्किल था. सो वेन रोहान का ब्लड ग्रुप भी विंग का ही था, मतलब वो दोनों ही रेयर ब्लड ग्रुप कैरी करते थे. वेन रोहान ने अपना ब्लड डोनेट करने के लिए सबके सामने एक कंडीशन रखी थी, जिस कंडीशन के अनुसार विंग अब वेन रोहान का गुलाम बन के रहेगा और जो काम वो वांगजी के लिए करता है वो वेन रोहान के बेटे वेन चाओ के लिए करेगा. ये सब सुनकर वांगजी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और बाकी सब भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड फील कर रहे थे. ऑलरेडी वहाँ खड़ा हर एक पर्सन जान चुका था कि विन इन सब चीज़ों से कितनी नफ़रत करता है, पर अब कोई चांस भी नहीं था. और एक बात, ये एक वांगशियन स्टोरी ही है, सो इसमें विंग और वांगजी की ही जोड़ी रहेगी, मतलब वो दोनों ही कपल है. सो ये जो भी है ये सिर्फ स्टोरी लाइन है और लास्ट में हैप्पी एंडिंग है. सो ज़्यादा मत सोचिए. और आपकी ऑथर भी एक वांगशियन फ़ैन है, इसलिए वो ना विंग को किसी और के पास जाने देगी ना वांगजी को किसी और के पास जाने देगी. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. हॉस्पिटल में सब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे. हर बीतते मिनट के बाद विंग की जान पर खतरा बढ़ रहा था. डॉक्टर ने सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट दिए थे, जिसमें से 60 मिनट ऑलरेडी ख़त्म हो चुके थे. अब हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट यूज़ कर रहा था, जिससे इस ब्लड ग्रुप कहीं ना कहीं से तो अरेंज हो जाए. पर इन सब की आज बदकिस्मती थी कि चाइना में उस ब्लड ग्रुप के बहुत रेयर ही 1 या 2 ही पर्सन थे और वो भी अगर यहाँ आते तो तब तक विंग ऑलरेडी मर चुका होता. सो अब इन सब के सामने वेन रोहान की कंडीशन को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था. वांगजी अभी भी बहुत ट्राई कर रहा था और बाकी सब थक चुके थे. सिचैन, न्यू हुसैन, जियांग चैंग, जियांग यानली, यहाँ तक कि जिन जुशवान ने भी ट्राई किया था पर कोई फ़ायदा नहीं था. अब वो सब हार मान चुके थे क्योंकि सबको एक ही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि चाइना में अभी उस ब्लड ग्रुप का इंसान मौजूद नहीं है और अगर है भी तो उसे यहाँ लाना पॉसिबल ही नहीं है, वो भी इतने कम मिनटों में. अभी 45 मिनट्स ही बचे थे. सिचैन वांगजी की तरफ गए, जो अभी भी बहुत जी जान निकाल के सब पर गुस्सा कर रहा था और ब्लड ग्रुप अरेंज करने की कोशिश कर रहा था. वांगजी अभी भी कॉल पे बात कर रहा था. सिचैन गए और उसके कंधे पर हाथ रखा. वांगजी चुप हो गया और वो अपने भाई की तरफ देखने लगा. सिचैन ने वांगजी के हाथ से मोबाइल लिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वांगजी से कहा, वांगजी, यहाँ खड़ा हर एक इंसान ट्राई कर चुका है, पर विंग का ब्लड ग्रुप बहुत ही ज़्यादा रेयर है. हमें वो ब्लड ग्रुप अरेंज करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और हमारे पास वक्त नहीं है. टाइम देखो, सिर्फ 45 मिनट्स बचे हैं और अगर उनमें विंग का ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद हम सब उसे खो देंगे. सोचो,
वांग जी ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, क्या मतलब है बड़े भाई आपका? क्या क्या मैं उसे मरने दूँ? तब सिचैन ने कहा, वांग जी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर हमारे पास अभी वेन रोहान की अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। तुम्हें सोचना होगा और कोई तो भी फैसला लेना होगा। तब वांग जी ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं विंग को उसे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मैं उसकी ज़िंदगी के साथ नहीं भाई। वो वेंचाओ घटिया इंसान है और आप चाहते हैं कि मैं उस मासूम को। इतना बोलकर वांग जी चुप हो गया। लैन सिचैन ने कहा, वांग जी, मैं समझ सकता हूँ। मैं भी विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, हर किसी से, यहाँ तक कि इन सिचुएशन से भी। पर अभी सोचो, अभी हम सबके पास उस कॉन्ट्रैक्ट को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हमें विंग को बचाना इम्पोर्टेंट है। बाद में हम इस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ कर लेंगे, सोच लेंगे कि क्या करना है। पर अभी हमारे लिए विंग इम्पोर्टेंट है, ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट। सोचो। तब वांग जी ने अपने भाई का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं वो। तब सिचैन ने हल्के से नोट किया और कहा, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। तब वांग जी ने थोड़ा गुस्से में कहा, मैं विंग को अपने आप से दूर नहीं करूँगा। वो सिर्फ मेरा है। ही इज़ माई। ये सुनकर सिचैन और नी हुसैन चुप हो चुके थे, क्योंकि वांग जी एक साइको की तरह बात कर रहा था, जो अपनी चीज़ किसी और को देना ही नहीं चाहता। तब सिचैन ने कहा, वांग जी, विंग कोई चीज़ नहीं है जिसे तुम या वेन रोहान पाना चाहते हो। वो एक इंसान है। तब वांग जी ने गुस्से में कहा, पर उसकी सांसों पर भी मेरा हक है और आप चाहते हैं मैं वो हक छोड़ दूँ? ये हो ही नहीं सकता। कल तक जो कुछ भी हो, पर विंग को आज से कोई छू भी नहीं सकता। विंग सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी को नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। और उस वेंचाओ, उस घटिया अल्फा को तो मैं अपना ओमेगा कभी नहीं दूंगा। ये सुनकर लैन सिचैन के तो जैसे पैरों तले जमीन हट चुकी थी। ही इज़ माइन। वो मेरा ओमेगा है। क्या वांग जी ने विंग को क्लेम किया है? क्या वांग जी विंग को मार्क कर चुका है? वहाँ खड़ा हर एक इंसान बस यही सोच रहा था। तब सिचैन ने ही वांग जी से पूछा, वांग जी, माय ओमेगा, क्या तुम उसे मार्क कर चुके हो? क्या वो तुम्हारा मार्क ओमेगा है? तब वांग जी ने सिचैन की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैंने उसे अब तक मार्क नहीं किया है, पर मैं उसे क्लेम कर चुका हूँ भाई। वो मेरा ओमेगा है। मैंने उसे अपने पास रखा है। 6 महीने से वो मेरे साथ है, तो अब वो सिर्फ मेरा है। उस पर किसी का कोई हक नहीं है। और वो रही बात उसकी मौत की, तो वो मर नहीं सकता भाई। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उसकी मौत पर भी मेरा हक है भाई। वो मर नहीं सकता। वो मर नहीं सकता। वो सिर्फ मेरा है। और मौत को भी इतना हक नहीं कि वो उसे मुझसे छीन सके। वांग जी सच में साइको बन चुका था। उसे विंग किसी भी हालत में चाहिए था, खासकर अब जब उसे विंग की सच्चाई पता थी। वो बस विंग को इस पूरी दुनिया से छुपाना चाहता था। जब उसे पता चला कि विंग पर क्या क्या बीती है और विंग के साथ क्या क्या हुआ है, विंग के लिए वांग जी के दिल में एक अजीब ही जो जगह थी, वो अब एक सॉफ्ट कॉर्नर में बदल चुकी थी। वांग जी विंग से सिर्फ जो पहले सिंपैथी फील करता था, अब उसके लिए विंग बहुत स्पेशल बनते जा रहा था।
एक्चुअली वो कहते हैं ना, कोई चीज़ अगर हमारे पास हो तो उसकी कीमत नहीं होती, पर अगर हमें उस चीज़ को खोने का हल्का सा भी डर लगने लगे तो हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। वांगजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। विंग के लिए अब उसका ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा था, और जो उसका माफिया का हार्टलेस माइंड था ना, अब वो विंग की क्रेविंग कर रहा था। उसे विंग बस अब अपने पास चाहिए, नॉट एज अ ओनली सेक्स स्लेव, एज अ हीज ओमेगा। अब विंग को वो सिर्फ क्लेम नहीं, मार्क करना चाहता था। वो बताना चाहता था कि विंग उसका ओमेगा है। वांगजी जानता था कि विंग की वर्जिनिटी भी उसी ने ली थी, तो विंग का हर फर्स्ट वांगजी बनना था। तो वांगजी ये भी चाहता था कि विंग का लास्ट, यानी विंग की मौत तक या खुद की मौत तक वही विंग का ओनर रहे, या शायद विंग का पार्टनर रहे। पार्टनर ये वर्ड यहाँ यूज़ करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि विंग को वांगजी ओन करना चाहता था। वो कैसे भी विंग को खुद के पास रखना चाहता था। जब सिचैन ये सब सुन रहे थे, उन्हें एक के ऊपर एक हार्ट अटैक लग रहा था, क्योंकि उनका भाई किसी ओमेगा के लिए इतना डेस्परेट आज तक नहीं हुआ था। सिचैन ये जानते थे कि वांगजी बहुत सारे ओमेगास के साथ अपनी अल्फा रट बिता चुका है, पर वो ना विंग के बारे में जानते थे, ना उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और अब विंग के लिए वांगजी फील कर रहा है, ये कहीं ना कहीं सिचैन समझ चुके थे। पर ये वो कंडीशन नहीं थी कि वांगजी अपने ऑब्सेशन और अपने साइकोनेस के चलते विंग की जान को दांव पर लगा रहा था। सिचैन ने वांगजी के दोनों शोल्डर्स पर अपने ग्रिप टाइट की और कहा, वांगजी होश में आओ, विंग मर रहा है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वेन रोहान ही एक ऐसा इंसान है जो विंग को बचा सकता है। समझने की कोशिश करो। कॉन्ट्रैक्ट या बाकी जो कुछ भी चीज़ें हैं हम वो बाद में हैंडल करेंगे। भूलो मत तुम कौन हो। तुम बाद में अपने पावर्स का या अपनी मनी का, अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करके विंग को अपने पास रख सकते हो, पर अभी हमारे पास वेन रोहान के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। तुम रियलिटी में आओ। विंग की मौत पर तुम्हारा हक है ये माना, पर अभी विंग की जो कंडीशन है उसमें हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। हमें विंग जिंदा चाहिए, ना कि यहाँ कोई खेल हो रहा है जिसमें तुम और वेन रोहान विंग को अपनी तरफ करने के लिए लड़ रहे हो। इन सब छीना झपटी में कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चा जिसकी इन सब चीज़ों में कोई गलती नहीं है वो ही मर जाए। तब वांगजी ने चिल्लाते हुए कहा, भाई उसे कुछ नहीं होगा। तब सिचैन ने कहा, वांगजी होश में आओ, ये खेल नहीं है। अगर वो मर गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या तुम जी पाओगे उसके बिना? तुम साइको जैसे बिहेव कर रहे हो। यहाँ छोटे बच्चों से बिहेव करना नहीं चलेगा। अडल्ट बनो और सोचो। तब वांगजी ने कहा, तो आप क्या चाहते हैं? मैं अपने विंग को उसे दे दूँ? मैं उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लूँ? तब सिचैन ने कहा, हाँ, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तब वांगजी ने कहा, वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मेरे लिए है, वो सिर्फ मेरा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई। आपने सुना नहीं उन सब ने क्या कहा? विंग इन सब चीज़ों से नफरत करता है, और मैं वो फर्स्ट पर्सन हूँ जिसके लिए विंग ने ये सब एक्सेप्ट किया। माना तब भी वो उसकी मजबूरी थी, पर आज अगर मैं खुद उसे इन सब चीज़ों में डालूँ, उसे खुद वेंचाऊ खुदूँ, तो भाई वो जीते जी ऑलरेडी मर चुका है, और मैं अभी उसे जिंदा मार ही दूँ। भाई मैं उसे लाश नहीं बनाना चाहता। वो इतने दिनों बाद
मेरे साथ थोड़ा घुलने मिलने लगा है और मैं फिर से उसे वही जिंदा लाश बना दूँ भाई। मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप समझने की कोशिश कीजिए भाई। वो मर जाएगा। मैं उसे किसी और को नहीं सौंप सकता। वो एक प्योर इंसान है, और अगर मैं उसके साथ ऐसा कुछ करूँगा तो वो मुझसे नफरत नहीं करेगा भाई। वो खुद से नफरत करेगा। वो खुद के एग्जिस्टेंस से नफरत करेगा। उसके होने पर भी उसे शर्म आएगी। और फिर भी आप ये सब कह रहे हैं। वो एक सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन है भाई। उसकी डिग्निटी, उसकी प्राइड उसके लिए सब कुछ है। आपने सुना ना? फिर भी आप ये चाहते हैं कि मैं उसे दे दूँ? नहीं भाई, मैं ये नहीं कर सकता। अगर वो वेन रोहान चाहे तो मैं वेन चाओ के लिए 100 ओमेगा और जो ब्यूटीफुल्स होंगे उन्हें उसके पास भेज सकता हूँ। एक से बढ़कर एक ओमेगा क्यों, मैं जिंदगी भर वेन चाओ को देने के लिए रेडी हूँ। पर विंग नहीं भाई, विंग नहीं। विंग को मैं किसी भी कीमत पर अपने आप से दूर नहीं कर सकता। आप समझने की कोशिश कीजिए भाई। तब सिचन ने कहा, विंग को तुम अपने आप से दूर नहीं करना चाहते। तब वांग जी ने एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह नोट किया। तब सिचन ने कहा, 10 मिनट और बीत चुके हैं। अब सिर्फ 35 मिनट्स बचे हैं। अगर तुम विंग को, वेन चाओ को नहीं दोगे तो विंग ऐसे ही तुमसे दूर हो जाएगा। अगर विंग जिंदा रहा तो हम उसके लिए लड़ सकते हैं। उसकी सांसों के लिए लड़ना बंद करो वांग जी। हमें अभी सिर्फ उसे जिंदा रखना ज़रूरी है। अभी हमें उसकी सांसें लौटानी है। अगर वो बच गया तो विंग को कैसे भी करके मैं खुद तुम्हारे पास लाऊंगा। मैं वादा करता हूँ वांग जी। तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे वादा करता है कि विंग तुम्हारा होगा, बस तुम्हारा होगा। पर अभी समझने की कोशिश करो। समझो, विंग को जिंदा रखना ज़रूरी है और उसके लिए हमें वेन रोहान चाहिए। तुम अपनी जिद में और अपने पागलपन में विंग को खो दोगे। अगर वो जिंदा ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का? क्या वो जिंदा ना रहा तो तुम्हारा होगा? क्या तुम खुद को माफ़ कर पाओगे वांग जी? सोचो वांग जी, उसकी मौत की वजह मत बनो, उसे जिंदा रखो। हम बाद में सोचेंगे कि उसे वेन चाओ से कैसे छुड़ाना है, पर अब ये सोचो कि उसे बचाना कैसे है। तब नी हुसैन आगे आया और उसने भी वांग जी के एक शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, वांग जी, सिचैन सही कह रहे हैं। अभी हमें विंग को बचाना होगा, ना कि लड़कर कोई फ़ायदा है। हम बाद में क्या करना है ये देखेंगे, पर अभी तुम वेन रोहान की वो बात मान लो और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। 2 बातें मत भूलो वांग जी। फर्स्टली, यू आर द माफिया किंग, एंड सेकेंड, तुम लैंस के हायर हो और लैन इस पूरी दुनिया की नंबर 1 कॉर्पोरेशन है जो पूरी दुनिया पर राज करती है। तुम दोनों भी कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हो, पर अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट विंग की सांसें हैं। तो सोचो। वांग जी ने भी उन दोनों की बात को अग्री किया, क्योंकि वांग जी भी जानता था कि उसके पास पावर है, और अगर उसका पावर और पैसा कुछ नहीं कर सका और वेन रोहान ने फिर भी विंग को छीनने की कोशिश ही की, तो वो पूरे वेन एम्पायर को ही ख़त्म करने की भी ताकत रखता है। लैंस की हेल्प से, या लैन ना भी हो तो माफिया की हेल्प से वांग जी पूरे वेन्स को बर्बाद कर देगा, पर अभी उसके लिए विंग ज़रूरी है। तो थोड़ी ही देर बाद, मतलब उसने तुरंत ही वेन रोहान को कॉल किया और उसे हॉस्पिटल बुला लिया। वेन रोहान बाहर ही था तो वो भी अंदर आ गया, वही क्रीपी सी स्माइल और घटिया चेहरा। वेन रोहान
वांग जी के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, सो क्या सोचा आपने किंग? वांग जी ने कहा, मुझे मंजूर है। वेन रोहान ने थोड़ा इनोसेंट एक्ट करते हुए कहा, किंग क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। तब वांग जी ने वेन रोहान को एक डेडली लुक देते हुए कहा, मैंने कहा मुझे मंजूर है। वेन रोहान थोड़ा डर गया, पर अपने डर को फेस पर शो ना करते हुए उसने तुरंत वांग जी की तरफ कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बढ़ा लिए। वांग जी ने भी वो पेपर्स बहुत गुस्से से उसके हाथ से खींच लिए और वो उसे पढ़ने लगा। उसके साथ ही एक साइड को लैन सिचैन खड़े थे तो दूसरे साइड को जियांग चैंग आकर खड़ा हो चुका था। वो तीनों भी साथ में ही पेपर्स रीड कर रहे थे। उसकी कंडीशंस पढ़ के वांग जी का तो खून खौल रहा था और जियांग चैंग का खून सूख रहा था। सिचैन को वेन रोहान पर डिस्गस्ट फील हो रहा था कि कोई इंसान इतना भी कैसे गिर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स में जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो यूजुअल या नॉर्मल लैंग्वेज से बहुत गिरी हुई थी। उसमें विंग के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए थे वो बहुत ही ज़्यादा टेरेबल थे। अगर इन तीनों का बस चलता तो ये तीनों अभी के अभी वेन रोहान के छोटे छोटे टुकड़े करके उसी के कुत्तों को खिला देते। पर अभी ये तीनों भी जानते थे कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वांग जी ने वो कॉन्ट्रैक्ट आधा ही पढ़ा था कि उसने वेन रोहान का गला ही पकड़ लिया और कहा, ये इतनी घटिया लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तुम क्या मरना चाहते हो? तब वेन रोहान पहले तो बहुत डर गया था, पर अपने चेहरे पर बहुत मुश्किल से वही क्रीपी स्माइल लाते हुए कहा, किंग अगर मैं मर गया तो आपके उस लट को कौन बचाएगा? ये सुनने की बात थी और सिचैन और जियांग चैंग दोनों वांग जी की तरफ भागे और उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे। फाइनली जियांग चैंग और सिचैन ने वांग जी को वेन रोहान से दूर किया और वेन रोहान खांसने लग गया था। वांग जी ने सिचैन की तरफ देखा और गुस्से में कहा, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करूँगा, ये मैं नहीं कर सकता भाई। तब सिचैन ने वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखा और उसे बहुत ही टाइटली होल्ड किया, जिससे वांग जी को हल्का सा पेन भी हुआ। सिचैन ने वांग जी को एक डेडली लुक दिया और जस्ट अपने आँखों से ही इशारे करके वो कहना चाहते थे कि तुम अभी संभाल लो सिचुएशन, बाद में हम देख लेंगे। वांग जी भी सिचैन का इशारा समझ रहा था और उसने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लिया और फिर से उसने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर कम्प्लीटली पढ़ा। सिचैन ने भी उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को लिया और उन्होंने भी उसे टॉप टू बॉटम पढ़ा और उसमें एक कंडीशन ऐड कर दी। सिचैन ने उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया कि अगर विंग को कोई भी हार्म हुआ या उसे कुछ भी हुआ, इन एनी कंडीशन विंग के साथ कुछ गलत हुआ तो इमीडिएटली विंग फिर से लैंस की प्रॉपर्टी बन जाएगा। मतलब अगर विंग को कुछ भी हुआ, उसके साथ कुछ गलत हुआ, सिवाय जैसे उसे मारने की कोशिश या उसे अब्यूज़, टॉर्चर, ऐसा कुछ भी वेंस ने उसके साथ करने की कोशिश की, तो विंग इमीडिएटली लैंस के पास वापस आ जाएगा और वो फिर से लैंस की प्रॉपर्टी बन जाएगा। ये कंडीशन वेन रोहान ने पढ़ी और उसने उस पर अग्री भी किया, क्योंकि वो भी विंग को टॉर्चर तो नहीं करना चाहता था, वो भी मजबूर था। वो विंग की कंडीशन बहुत अच्छी तरह से जानता था, पर अपने बेटे के आगे वो भी मजबूर था।
सो उसने वो कंडीशन मान ली। लैन सिचैन ने कहा, कंडीशन अच्छे से पढ़ ली ना, क्योंकि अगर विंग को एक खरोच भी आई तो वो फिर से लैंस के पास आ सकता है या लैंस उसे तुमसे छीन सकते हैं। वेन रोहन ने कहा, लैन सिचैन डरिए मत, मैं विंग को हार्म नहीं करना चाहता, पर मैं सिर्फ उस ओमेगा को अपने बेटे के लिए चाहता हूँ। मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, ना उसे मारूँगा, ना उसे अब्यूज़ या टॉर्चर करने की कोशिश करूँगा। मैं बस विंग का यूज़ करना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। लैन सिचैन ने भी नोट किया और कहा, ठीक है, विंग का ख्याल रखोगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तुम रेडी रहना। वांग जी को मैंने आज तो रोक लिया है, पर आगे अगर विंग को कुछ हुआ तो मैं भी वांग जी को नहीं रोकूंगा, ना मैं इन सब चीज़ों में फिर से पड़ूंगा। अगर विंग पर खरोच भी आई या वेंस की वजह से विंग को कुछ भी हुआ तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी, और मेरे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। वेन रोहन ने नोट किया और ब्लड देने के लिए अंदर चला गया। करीबन 3 घंटे चले इस ऑपरेशन में विंग ऑलमोस्ट बच चुका था, पर उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। वेन रोहन ब्लड देकर बाहर आ चुका था और वो भी अब इन सब के साथ ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठा हुआ था। करीबन 3-3.5 घंटे बाद डॉक्टर्स की टीम बाहर आई और उन्होंने कहा, विंग की कंडीशन स्टेबल है, वो आउट ऑफ डेंजर है, पर अभी भी उस पर खतरा है। 24 आवर्स तक विंग को अंडर ऑब्जर्वेशन में ही रखना होगा, और तब तक विंग को होश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमें फिर से विंग की कंडीशन अनस्टेबल हो सकती है और हो सकता है कि वो कोमा में भी चला जाए, परमानेंटली कोमा, जिसमें वो कब उठेगा या कब उस कोमा से बाहर आएगा ये गारंटी हम लोग नहीं ले सकते, मतलब डॉक्टर से गारंटी नहीं ले सकते। ये सुनकर कहीं ना कहीं रिलीफ था सबको कि विंग की जान बच चुकी थी, पर फिर भी अभी भी उस पर खतरा था। इस वजह से वहाँ हर एक कोई इंसान टेंस हो चुका था। अब 24 आवर्स की बात थी और सबको वेट ही करना पड़ेगा। विंग अभी भी हॉस्पिटल के आईसीयू में ही एडमिटेड था और वहाँ हर कोई इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर्स ने जब अपनी सारी रिपोर्ट सबको सुनाई तब कुछ देर तो वहाँ सन्नाटा फैला रहा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने कहा कि आप चाहे तो पेशेंट को दूर से देख सकते हैं, बट पास मत जाना। सब ने अग्री किया और सब जाकर एक एक कर विंग को देखने लगे। सबसे ज़्यादा गिल्टी आज जियांग चैंग था। उसकी आंखों में आंसू थे और जैसे ही उसने विंग को दूर से ही देखा वो अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगा था। उसने अपनी टूटती और कांपती आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं सब नहीं जानता था। मुझे लगा कि तुम मेरे बाबा के हार्ट अटैक का रीज़न हो, तुम वो रीज़न हो जिसकी वजह से आप आज हम इस कंडीशन पे हैं, पर ये सब झूठ है। आज मैं वो रीज़न हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ के साथ ये सब कुछ हो रहा है, और मैंने इतना ही नहीं तुम पर शूट किया और तुम्हें जान से ही मारने की कोशिश कर दी। जो इंसान मेरी वजह से पिछले 6 महीने में नर्क में जी रहा है, उस इंसान को मैंने उसकी जान से ही लेने की कोशिश की। मुझे माफ़ कर देना विंग, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारा ना बड़ा भाई बन सका, ना तुम्हारा प्रोटेक्टर। मैंने बचपन में जो वादे किए थे वो सब झूठे थे। तुम सच में मेरे सेवियर हो, तुम मेरे एंजल हो, और मैं वो डेविल हूँ
जिसने जिसने अपने सबसे पास के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को ही हार्म करने की कोशिश की। मैंने ये सोचा ही नहीं कि तुम मेरे भाई हो और मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे माफ़ कर देना विंग, मुझे माफ़ कर देना और प्लीज़ उठ जाओ। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए गिल्टी हूँ। तुम चाहोगे तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनने के लिए भी रेडी हूँ, पर प्लीज़ उठ जा मेरे भाई, प्लीज़ उठ जा और मुझे माफ़ कर दे। प्लीज़, चाहे तो मुझे माफ़ मत कर, पर प्लीज़ उठ जा, प्लीज़ उठ जा मेरे भाई। यानली पीछे से आई और उसने जियांग चैंग के शोल्डर पर हाथ रखा। जियांग चैंग पीछे मुड़ा और उसने तुरंत यानली को हक कर लिया और कहा, शीशे, मेरी गलती है। मैं बड़ा भाई था, पर मैंने ही उसे मार दिया। मेरी वजह से हो रहा है। मैं गलत हूँ शीजे, और हर चीज़ की सज़ा उसे मिली। मैं गलत हूँ शीजे, मैं गलत हूँ। इतना बोलकर वो रोने लगा। यानली की भी आंखों में आंसू थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी अपने छोटे भाई को संभाले या अपने बड़े भाई को। यानली सबसे बड़ी थी और वो एक ओमेगा है। जियांग चैंग बीच में का है और वो एक अल्फा है। विंग एक ओमेगा है और वो सबसे छोटा है। यानली भी चैंग के साथ ही रो रही थी, पर अभी उसे उन दोनों भाइयों को संभालना था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने सबको बाहर जाने के लिए कहा और विंग का फिर एक बार चेकअप किया। अभी सब विंग के ही रूम के बाहर थे। लैन सिचैन, लान वांगजी, नी हुसैन, जियांग चैंग, यानली, जिन जुशियान, यहाँ तक कि मैडम यू वेन रोहान और नी हुसैन भी वही था। सभी विंग के जागने का इंतज़ार कर रहे थे। लान वांगजी लैन सिचैन के पास आया और उसने कहा, भाई आपको चोट लगी है, आप और नी हुसैन जाइए और रेस्ट कीजिए, मैं यही हूँ। लैन सिचैन ने कहा, नहीं वांगजी, हम यहाँ रुकते हैं। तब वांगजी ने कहा, नहीं भाई, आप दोनों भी बहुत टायर्ड हैं और आपको भी चोटें लगी हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए, जाइए। नी हुसैन ने पीछे से लैन सिचैन के शोल्डर पर हाथ रखा और अपना सिर यस में नोट किया, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ रुकने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है और रहने तो वो दोनों भी वाले हॉस्पिटल में ही थे। मतलब उन दोनों को भी तो हॉस्पिटल में ही रहना था, बेचारे दोनों को भी तो चोटें लगी थी। तो नी हुसैन और लैन सिचैन अपने अपने रूम में चले गए, मतलब हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में चले गए। जियांग चैंग ने मैडम यू की तरफ एक डेडली लुक दिया और वो यानली की तरफ चला गया। जब से जियांग चैंग को मैडम यू की सच्चाई पता चली थी और ये सब हुआ था, जियांग चैंग ने जब भी मैडम यू की तरफ देखा था, वो सिर्फ मैडम यू को एक ऐसा लुक दे रहा था जिसमें बहुत डिस्गस्ट था और डिसबिलीव था। जियांग चैंग को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सगी माँ ने उसके भाई से इतनी नफरत की कि आज उसके ही हाथों उसके भाई को मरवाने की तक कोशिश कर दी। जियांग चैंग यानली की तरफ गया और उसने अपने चेहरे पर एक हल्की सी फेक स्माइल लाते हुए यानली से कहा, जीजे आप घर चली जाइए, आप भी थक गई होगी, और जिन जुशान तुम भी घर चले जाओ, शीजे को घर लेके जाओ, आप दोनों रेस्ट कीजिए, विंग के पास मैं हूँ। यानली मान ही नहीं रही थी, पर जिन जुशन भी जानता था कि यानली भी बहुत थक चुकी है। जियांग फेंगमियन भी हॉस्पिटल में थे, जिस वजह से यानली भी सुबह से यही थी। तो जिन जुशन ने यानली को समझाकर वो भी घर लेकर गया। जियांग चैंग ने मैडम यू की तरफ आया और उसने कहा, आपको यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको यहाँ रुकने का कोई हक है, चले जाइए यहाँ से। जियांग चैंग की ऐसी ट्यून सुनकर
मैडम यू तो बहुत शॉक हो चुकी थी। ये वही उनका बेटा है जो उनकी हर बात ओबीडियंटली मानता है। पर कहते हैं ना, कर्मा, आप जो करोगे वो वापस तो ज़रूर आएगा। और आज ये मैडम यू के कर्मा ही थे जो विंग को इतना सब कुछ भुगतना पड़ा। और अब बारी मैडम यू की थी। मैडम यू ने जियांग चैंग से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही तो था, तब जियांग चैंग ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, पर अब से मैं आपकी परछाई भी अपने छोटे भाई पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं यहाँ कोई भी सीन क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ, आप बस घर चले जाइए। इतना बोलकर उसने मैडम यू से अपना मुंह फेर लिया। मैडम यू ने कुछ पल जियांग चैंग की तरफ देखा और वो भी जाने के लिए पलट गई। वो घर नहीं जाने वाली थी, वो अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में ही रुकने वाली थी, बस वो विंग के पास नहीं रुक सकती थी। लैन वांगजी ने अब वन रोहान की तरफ आया और कहा, क्या तुम यहाँ रुकना चाहते हो? सच में? जाओ यहाँ से। वन रोहान वांगजी की ऐसी ट्यून सुनकर वो तो डर गया, क्योंकि वांगजी ने इन कुछ ही 2-3 घंटों में ही उसे 2 से 3 बार मारने की कोशिश की थी विंग की वजह से। और वन रोहान जानता था कि अगर अब वो यहाँ रुका तो वांगजी उसका बचा कुचा ब्लड भी इसी ब्लड बैंक में, इसी हॉस्पिटल की ब्लड बैंक में डोनेट करवा देगा। तो उसने भागना ही सही समझा और उसने वांगजी को बो किया और वो वहाँ से निकल गया। वांगजी जियांग चैंग की तरफ आया और उसने कहा, भाई तुम जानते हो इस वर्ड का मतलब? निकलो यहाँ से, वीक मेरा है, भूलो मत। जियांग चैंग भी गुस्सेल था, तो उसने वांगजी के बिना ओहदे को देखे, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, वो मेरा छोटा भाई है। वांगजी ने एक टीजिंग टोन में कहा, छोटा भाई? सच में? जियांग चैंग समझ रहा था कि वांगजी उसे ह्यूमिलिएट कर रहा था, पर अभी जियांग चैंग खुद अपने गिल्ट में इतना खो चुका था कि उसे पता था कि वो ये डिज़र्व करता है। उसने वांगजी से कहा, किंग प्लीज़, मैं बस शांत रहना चाहता हूँ, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो मेरा भाई है, बाकी सब ख़त्म, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी है। इतना बोलकर वो पास ही पड़े एक बेंच पर बैठ गया। वांगजी ने भी आगे कुछ नहीं कहा और वो भी एक बेंच पर बैठ गया। सो गाइज, ये स्टोरी एक नॉर्मल वांगशियान स्टोरी नहीं है जिसमें सिर्फ वो कहते हैं ना लवी डवी सीन्स है या कुछ और। ये ना टॉक्सिक है, ना अब्यूसिंग स्टोरी भी नहीं है और ना ही टॉर्चर स्टोरी है। इसमें सिर्फ पेनफुल लव स्टोरी है। इसमें विंग और वांगजी या हर किसी को पेन होगा और उसे गिल्ट होगा। विंग के और भी कुछ राज हैं जो आगे स्टोरी में खुलेंगे। और डोंट वरी, आपको जो लग रहा है वैसा कुछ नहीं होने वाला और ये स्टोरी बीच में ही एक अलग मोड़ ले लेगी। वांगशियान ही कपल हैं और वांगजी और विंग की ही जोड़ी रहेगी। ये कहीं से भी ना विंग के साथ कुछ गलत होगा ना कुछ और। सो ये सिर्फ एक स्टोरी लाइन है और टेंशन मत लीजिए, मैं भी वांगशियान फैन ही हूँ, सो उन दोनों को ही एक रखूँगी। Enough for today, let's take a break. Next chapter in next video. I hope you all are enjoying this story. If you like my story, like, comment and subscribe my channel. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.